मैं 12 साल का था जब हम लंबे समय तक दुबई में रहने के बाद जोधपुर आए। ये नया घर मम्मी पापा ने खरीदा था। शहर की हलचल से दूर ये एक पुरानी हवेली थी। 2 मंजिला लकड़ी की इमारत जो हर झोंके से आवाज करती थी। बड़ा सा आंगन, ऊंची दीवारें और चारों तरफ फैले सूखे पेड़ जो हवाओं के साथ अजीब सी सरसराहट करते थे। आसपास कोई घर नहीं था, बस वीरानी और पुरानी हवेली की आवाज। सबसे नजदीकी पड़ोसी भी आधे किलोमीटर दूर था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा। हमने सामान जमाया, अपने अपने कमरे चुने और इस नई जगह को अपनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहां की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। कोई आवाज नहीं, कोई लोगों की चहल पहल नहीं, सिर्फ रात की हवा, हवेली की लकड़ी का चरमराना और कभी कभी किसी जानवर की दूर से आती आवाज। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सबसे पहले शेरू ने अजीब बर्ताव करना शुरू किया। वो हमारा बड़ा, मजबूत और खुश रहने वाला कुत्ता था, पर यहां आने के बाद वो बदला बदला सा लगने लगा। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर अंधेरे में झांकता रहता, जैसे किसी चीज को देख रहा हो, और रात होते ही वो गहरी डरावनी गुर्राहट करने लगता। कई बार आधी रात को जोर जोर से भौंकता और पूरे घर को जगा देता। पापा ने कहा, नई जगह की वजह से बेचैन है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। पर वो ठीक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसने रात को बाहर जाने से भी मना कर दिया। दरवाजे के पास बैठा रहता, उसकी पूंछ नीचे और कान खड़े रहते, जैसे किसी खतरे की आहट हो। और फिर एक रात उसने अजीब ढंग से भौंकना शुरू कर दिया, लगातार, बुरी तरह से। उसी शाम हमारी मुलाकात नरेश और उसके बेटे विनोद से हुई। हम पास में ही रहते हैं, नरेश ने कहा, पापा से हाथ मिलाते हुए। लेकिन उसका हाथ ठंडा था, उसकी पकड़ बहुत तेज और छोटी थी। उसकी निगाहें हवेली का कोना कोना देख रही थीं, और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, बस एक पल के लिए। पर उस एक पल में कुछ था, एक अजीब सा एहसास, एक हल्की सी मुस्कान जिसमें न जाने क्या छिपा था। आप लोग यहां ठीक से बस जाएंगे? उसने पूछा। हाँ, धीरे धीरे कर लेंगे, पापा ने जवाब दिया। विनोद अब भी मेरी तरफ देख रहा था। इन इलाकों में सावधान रहना, उसने कहा, खासकर बच्चों को। यहां की हवाएं चालाक हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। पापा शायद मेरी घबराहट भांप गए थे। उन्होंने जल्दी से बात बदल दी और नरेश से आसपास के इलाके के बारे में पूछने लगे। नरेश ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन कुछ अजीब था उसके बोलने के अंदाज में, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। थोड़ी देर बाद नरेश और विनोद चले गए। पापा और मैं दरवाजे पर खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। जब वो गली के कोने से मुड़ गए तो ना जाने क्यों मैंने एक गहरी सांस ली। एक अजीब तरह का हल्कापन महसूस किया। पर रात को वो एहसास फिर लौट आया। शेरू फिर भौंक रहा था, पहले से भी ज्यादा डरावनी आवाज में। इस बार वो सिर्फ खिड़की के पास ही नहीं, बल्कि पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य चीज का पीछा कर रहा हो। उसके कान पीछे दबे हुए थे और उसकी आंखों में डर था। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, बस वही सूखे पेड़ जो हवा में झूम रहे थे। पर शेरू को कुछ दिख रहा था, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से छिपा था। उस रात मैंने पहली बार कुछ सुना। कोई नाम पुकार रहा था, मेरा नाम। वो बहुत धीमी, सरसराती हुई फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरे कानों के पास खड़ा होकर मेरे नाम को दोहरा रहा हो। मैंने सोचा शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, लेकिन फिर दोबारा सुना, इस बार और साफ। आर्यन। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और खिड़की के बाहर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को जमा दिया। चांदनी में नरेश खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे सफेद राख से ढका हो। उसकी आंखें गहरी काली और खाली थीं, और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। वो सीधा मुझे देख रहा था। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं हिल भी नहीं पाया। बस वही आंखें, वही मुस्कान, और फिर एक पल में वो गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया वो वहां से कैसे हटा। कोई आहट नहीं हुई, कोई परछाई भी नहीं हिली, बस वो चला गया। मैं घबराकर पापा के कमरे में भागा, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। पापा ने दरवाजा खोला, उनकी आंखों में नींद झलक रही थी।
क्या हुआ? उन्होंने पूछा। नरेश बाहर था, खिड़की के पास। मेरी आवाज कांप रही थी। पापा बिना समय गंवाए बिस्तर के नीचे से अपनी बंदूक निकाल लाए। वो मुझे पीछे रहने को कहकर नीचे उतरे। हमने पूरे घर की जांच की। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थे, बाहर भी कुछ नहीं था। लेकिन मैं जानता था, मैंने जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था, और पापा भी जानते थे। अगली सुबह पापा ने आसपास के लोगों से नरेश के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन जो पता चला वो और भी डराने वाला था। कोई नरेश नाम का आदमी इस इलाके में नहीं रहता था। न किसी ने उसका नाम सुना था, न उसके बारे में कोई जानता था। पापा ने पुलिस तक से बात की, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली, जैसे नरेश कभी था ही नहीं। उसी शाम पापा और मम्मी ने फैसला किया, हम यहां नहीं रहेंगे। हमने तुरंत सामान समेटा, पर जाते जाते भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, हर खिड़की, हर दरवाजे से। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। मुझे पूरा यकीन था कि वो वहां होगा। वहीं मुस्कान ली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। पर रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके होते हैं, मुझे कभी कभी अब भी वो आवाज सुनाई देती है, आर्यन